Am I audible? Yes, sir. So yesterday, I think we were watching about the calculation based on read. Before that, we have solved the example based on picking and bit up. Right now, we'll see the examples based on read. Okay. So yesterday, I have already told you the definition of read count. Also, I told you the concept of read count and definition of read count. There are various systems what we use for the numbering the read, such as metric, right, Redscape, Huddersfield, American, Stockford, and like this, Bradford, Worsted, Leeds. I will see examples based on this. Write down this example. Okay, I hope you have written this example. So what is this? A reed has 15 dents per centimeter. Ends per dent is 2. Finished fabric is 1.4 meter wide compared with 1.47 meter in reed. What is the finished warp set? Right. So क्या क्या दिया है यहाँ पे? रीड दिया है, रीड के बारे में दिया है. 15 डेंट्स पर सेंटीमीटर का रीड है और एक डेंट में से हम 2 एंड पास करते हैं, ऐसा बोला है उन्होंने. फैब्रिक का जो फिनिश्ड फैब्रिक विड्थ रहेगा वो 1.4 मीटर है और जब वो लूम पे रहता है तो वार्प का रीड जो रहता है, राइट, वार्प विड्थ जो है वो 1.47 मीटर इन रीड है. तो फिनिश्ड वार्प सेट क्या होगा ऐसा पूछा है. फिनिश्ड वार्प सेट मतलब यहाँ पे वार्प सेट का मतलब क्या है? एंड्स पर इंच और एंड्स पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो हम एंड्स पर सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, राइट, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एंड्स पर इंच. बोथ आर सेम. तो यहाँ पे वार्प सेट आपको निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? एंड्स पर सेंटीमीटर अगर आपको निकालना है फैब्रिक में तो सबसे पहले तो आपको पूरा अक्रॉस द लूम विड्थ जो भी रीड विड्थ है आपका, राइट, उसमें कितने एंड्स है, वार्प कितने हैं, वो तो पहले निकालना पड़ेगा, राइट. तो ये हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं देखो. नंबर ऑफ यू कैन से वार्प, नंबर ऑफ वार्प, टोटल नंबर ऑफ वार्प भी बोल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ वार्प इन रीड इन रीड इज इक्वल टू. कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वार्प इन रीड कैसे निकालेंगे? रीड में कितने वार्प है कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वार्प्स इन रीड कैसे निकालेंगे इससे? ये तो कॉमन लॉजिक है, इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली.
एक्चुअली इस टाइम के एग्जाम्पल लेने की भी जरूरत नहीं है, इतने सिंपल एग्जाम्पल है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, सब पढ़ के रखा है। सर रेड लेना पड़ेगा 15, उसके बाद एंड्स पर डेंट लेना पड़ेगा 2, और रेट का वेट भी दिया है उन्होंने 1.47 दिया है 1.47 मीटर। राइट। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स निकालना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक था राइट, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। ये अपना रीड है, ये अपना रीड है, और रीड में आपको दिया है नंबर ऑफ डेंट्स पर सेंटीमीटर दिया है, जो भी रहेगा 15 राइट। और इस रीड का विड्थ आपको दिया है 1.47, रीड का विड्थ आपको 1.47 दिया है, ठीक है। और एंड्स भी दिया है आपको, डेंट्स भी दिया है पर सेंटीमीटर 15, तो टोटल डेंट कितने हो गए 1.47 इंटू 15, ये टोटल डेंट हो गए इसमें। और हर एक डेंट में से हम 2 एंड पास कर रहे हैं, 2 एंड्स पर डेंट, 2 एंड्स पर डेंट, तो इतने सारे वार्प रहेंगे यहाँ पे, इतने सारे वार्प रहेंगे 2। अब ये 15 है, सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है, okay, so we'll convert into the meter because this is in meter, right? So if you do this, this is normal calculation, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है सोचने की। 1.47 into 15, 200 into 2, so that will be the total number of ends, total number of ends कितना आता है? फोर्टी 14 40-14 4410 ಸೋರಿ 44 ಚಡಿದ್ದ 4410 right, 4410 ends are there in a reed, right? तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फिनिश्ड वार्प सेट, इसका मतलब फैब्रिक में कितना है, ये तो रीड में हो गया। व्हेन आपका फैब्रिक बनता है ना, लूम से बाहर आता है, तो क्या होता है जनरली, वो उसका विड्थ बढ़ता है या कम होता है? रीड का विड्थ यहाँ पे 1.47, फैब्रिक जब लूम स्टेज से बाहर आएगा तो उसका, जब लूम से हम बाहर निकालेंगे फैब्रिक को, सीधी बात है, तो उसका फैब्रिक का जो विड्थ रहता है वो बढ़ता है या कम होता है? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि लूम पे तो हमने टेम्पल की वजह से उसको पकड़ के रखा था दोनों साइड से, टाइट रखा था उसको दोनों साइड से हमने। जैसे आप बाहर निकालोगे तो उसका विड्थ कम हो जाएगा, जैसे आप क्लॉथ रोलर के ऊपर उसको लोगे आपको विड्थ कम हो जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखने का कि फैब्रिक विड्थ कम रहता है रीड विड्थ से। तो ईपीआई बढ़ेगा या कमी, सॉरी ईपीआई बढ़ेगा और कम होगा, एंड्स पर इंच बढ़ेगा या कम होगा? या आप बोल सकते हैं एंड्स पर सेंटीमीटर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर। कम होगा। फिर से एक बार सोचो, कम होगा या बढ़ेगा? सर एंड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, पिक पे होगा इफेक्ट। पिक पे होगा। विड्थ पिक वाइज कम हो रही है या वार्प वाइज कम हो रही है? वार्प वाइज कम होगी ना सर।
तो वार्प वाइज इफेक्ट हो रहा है, तो किसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है? वार्प पे ऊपर हो रहा है क्या वेब के ऊपर होने वाला है? This is not a crimp interchange. Okay. If you think crimp interchange, definitely it will affect on web. This is not a crimp interchange. This is about the ends per centimeter or ends per inch. देखो पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चा लोग. दिस इज वेरी एक्चुअली ये क्वेश्चन लॉजिकल है. क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सही में पढ़ाई की जरूरत है. इंडस्ट्री में जॉब करोगे तो बहुत दिक्कतें जाएंगी आपको फिर, क्योंकि दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स कि जो आपको समझ में आना चाहिए जब आप इंडस्ट्री में जाते हो. अगर आप इंडस्ट्री में ये चीज़ें अगर गेस नहीं कर पाओगे ना, शुरू में इतने गलतियां होंगी आपसे, इतने गलतियां होंगे, आपको सीखने में 4-5 साल जाएंगे. इंडस्ट्री के थिंग्स सीखने में 4-5 साल जाएंगे. आप समझ रहे हैं ना कि सिंपल है, इंडस्ट्री में सब पढ़ाएंगे सब आ जाएगा. इंडस्ट्री नहीं होता है ऐसा. ऐसा नहीं होता है. जब तक आपको यहाँ से बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे. मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगे. अब ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी आदमी एक ही चीज़ बार बार करेगा उसमें वो पारंगत हो जाता है बाय द टाइम, अगर उसमें सीखने की चाहत है तो उसका कुछ टेंशन नहीं है. बट टेंशन किसका है मुझे कि आप लोगों का फंडामेंटल्स इतना वीक हो गया है, इतना वीक हो गया है कि what we can say, you required more time in industry to understand the basic concepts then. अगर ये चीज़ आपको इमेजिन करने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है तो सीरियसली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट. ये कंसर्न करने का मैटर है अभी, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है. टेक्सटाइल का बहुत ही फंडामेंटल है. जो विविंग में हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है आपने थ्योरी खाली रटा है, समझा नहीं है. जो भी है थ्योरी आपने खाली रटा है, विविंग मैकेनिज्म खाली रटा है, बाकी कुछ नहीं किया उसमें. सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जब थ्रेड्स रीड में थे, ठीक है, दोनों साइड से टेम्पल ने पकड़ के रखा था. फैब्रिक साइड में, पेल ऑफ द क्लॉथ के साइड में टेम्पल ने पकड़ के रखा था. इन दोनों थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इन थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वहां पे एक स्पेसिंग है पर्टिकुलर, वहां पे एक स्पेसिंग है पर्टिकुलर. जैसे ही फैब्रिक नीचे आएगा, तब सपोज ये विड्थ था, जैसे ही फैब्रिक नीचे आएगा कम हो गया विड्थ 1.4. यहाँ लिखा भी है इसमें 1.4 मीटर. फिनिश्ड फैब्रिक विड्थ इज 1.4 मीटर. फिनिश्ड फैब्रिक विड्थ का मतलब क्या रहता है? वो आगे कहाँ पे फिनिश होगा? केमिकल प्रोसेसिंग में होगा, मतलब लूम पे नहीं है वो, लूम पे नहीं है वो. तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम हो गया. अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी थ्रेड्स थे वार्प, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वार्प्स थे, गए कहाँ? गए कहाँ हो? ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए. इस साइड में, इस साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब अंदर घुस गए वो. मतलब जितने वार्प 1.47 में रहते थे, अब उतने ही वार्प 1.4 में रहने लगे. समझ में आ रहा है? एक रूम में 5 जन है और 2 रूम में 10 जन है. दूसरे रूम में से 5 को उठा के फिर से एक रूम में लाया, 10 कर दिया, तो रहने के लिए स्पेस बढ़ेगा या कम होगा? दूसरा रूम यूज नहीं करना है जिसे उठा के लाया है, क्योंकि इसको हमने यूज नहीं किया अभी, इस स्पेस को हमने यूज नहीं किया. स्पेस कम होगा ना. दूसरे रूम से जो उठा के लाए पहले रूम में 10 जन बना दिया उसको, तो वहां रहने के लिए स्पेस कम हो जाएगा. तो कम स्पेस में ज्यादा लोग बैठ गए, तो यहाँ क्या होने वाला है? इंक्रीज होंगे. इंक्रीज होगा ना. डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होगा. यहाँ पे आपका एंड्स पर सेंटीमीटर इंक्रीज होगा,
डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, so total number of threads are 4410. Therefore ends per centimeter in a finished fabric, ends per centimeter in finished fabric कम होगा तो क्या करेंगे हम, फिर सॉरी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, 14410 डिवाइडेड बाय 1.4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.4। ये मीटर है एक्चुअली, इसको सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू, सीधा सीधा 140 कर लेता मैं यहाँ पे, 200 कर सकते हैं आप। So I will take it in centimeter, 140. So what answer you will get? कितना आ रहा है? 31.5 इंच पर 31.5 इंच पर सेंटीमीटर। ये आ गया क्या ज्यादा? कैसे समझ में आता है आपको? देखो यहाँ पे 15 डेंट्स पर सेंटीमीटर है जब वो रीड में रहता है तो, और 2 इंच पर डेंट हम ड्रॉ करते हैं। सो 15 इंटू 2, क्योंकि ये डेंट है 15 और हर एक डेंट में 2 एंड रहते हैं, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। सो 30 एंड्स पर सेंटीमीटर होता है जब वो रीड में रहता है तो, मतलब कम है 1.47 मीटर के लिए, बट 1.4 मीटर के लिए वो कितना हो गया, 31.5, मतलब विड्थ कम हो गया, एंड्स बढ़ गए। सो दिस इज द लॉजिक एक्चुअली। सो लाइकवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल। अभी आगे चलते हैं, आज खत्म करना था रीड कैलकुलेशन, तो ठीक है, ये तो उल्टा कर दिया था एग्जांपल को मैंने उल्टा किया था। एक्चुअली एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, वही एग्जांपल है 31.5 inch per, and it is known that this type of fabric is 5% wider in the reed than finished state. Same thing I have taken in reverse way, previous example. So दोनों एग्जांपल सेम ही है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है वैसा भी आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट मार के लो अगर चाहिए तो। ये थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब वही है, हमने उल्टा पूछा कि अब रीड में बताओ कितना है इंच पर सेंटीमीटर, और वो जो एग्जांपल मैंने लिया वो पूछा मैंने फैब्रिक में बताओ कितना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसका ले लो, क्योंकि डेंट्स पर सेंटीमीटर भी रीड अगर पूछते हैं कभी कभी, अगर रीड कितना है बोलो तो ये काम में आएगा, ये लास्ट वाला। अगर 2 इंच पर डेंट हम डालते हैं तो रीड कितना है ऐसा अगर पूछेंगे तो लास्ट वाला डेंट्स काम में आएगा। Okay, now we'll see some examples which are based on read, right? Finding of read count और convergence। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा, तुम प्रोडक्शन ही आ गया क्या सीधा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक मिनट रुको। To write one formula here, count of, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखो आप, काउंट ऑफ रीड ए, काउंट ऑफ रीड ए, काउंट ऑफ रीड ए
into constant for A into constant for A divided by constant for B constant for A divided by constant for B is equal to count of read B. Count of read B. Count of read A into constant for A divided by constant of B, constant for B is equal to count of read B. Right? मतलब क्या है इसका फॉर्मूला का कि सपोज अगर आपको एक पर्टिकुलर रीड दिया है और दूसरा रीड अगर पूछा है, suppose if they have given a particular read and they ask for to calculate the read count which is unknown, so in that case you have to use this formula, right? Suppose here the read B is unknown, suppose if there are two reads A and B and read B is unknown and they have given information regarding read A, so in that case you have to use this formula, read B is equal to read A into constant what we have derived for read A to the constant what we have derived for read B, right? So by using this formula we can able to calculate if one read is given and ask for the second read, we can able to calculate that second read. So we'll take one example, write down the example. I will just say it numerically, orally. I will say it orally, you have to write down. What is the metric count of a worsted read of 60 set? What is the metric count? What is the metric count of a worsted read of 60 set? 60 set. 60 set. That is the question. What is the metric count of a worsted read of 60 set? What is the metric count of a worsted read of 60 set? अब यहाँ पे दो रीड दिया है उन्होंने, यहाँ पे दो रीड दिया है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसका कैलकुलेशन? पहले तो आपको क्या दिया है वो देखना पड़ेगा, पहले तो आपको क्या दिया है वो देखना पड़ेगा, राइट? क्या दिया है यहाँ पे? What is the metric count of a worsted read of 60 set? तो आपको क्या दिया है? worsted read दिया है, सिंपल बात है। क्या दिया आपको? worsted read दिया है। worsted read कितना दिया है? 60 सेट। तो लिखने का तरीका है रीड को 60, काउंट कैसे लिखते हो? ऊपर में ऐसा रहता है, रीड को नीचे में ऐसा रहता है, ओके? तो 60 सेट is the worsted read, so worsted read. And what they ask, what is the metric count? What is the metric count they have asked? So this formula you have to use, so what will be the formula then? Here unknown quantity is B, means metric, so we can modify the formula, metric count
मेट्रिक काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वर्स्टेड काउंट, खाली W लिखता हूँ, वर्स्टेड काउंट इनटू कांस्टेंट, आप लिखो कांस्टेंट फॉर मेट्रिक, और यू कैन यू कैन राइट वर्स्टेड कांस्टेंट, सॉरी ये ए है, ए वर्स्टेड कांस्टेंट, WC लिखता हूँ यहाँ पे, वर्स्टेड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट। आप पूरा लिखो, ऐसे मत लिखो, these are not valid notation. So how the formula will derive? Metric count, that is unknown read, is equal to worsted count, that is known read A, into known read constant, that is worsted constant, divided by unknown read constant, that is metric constant. So your formula will become metric count is equal to worsted count into worsted constant divided by metric constant. अब आपके पास दिया क्या है, आपके पास खाली दिया है worsted constant 60, आपके पास worsted, सॉरी आपके पास खाली worsted count दिया है, आपके पास worsted constant और metric constant नहीं है, आपके पास worsted constant एंड metric constant नहीं है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। सो कैसे निकालेंगे worsted constant और metric constant, कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ। सपोज हम यहाँ पे worsted constant को निकालते हैं, worsted constant, ये बाय डेफिनेशन निकलता है कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन क्या है worsted constant का, सॉरी worsted का, नंबर ऑफ पोर्टर्स ऑफ 20 dents per 54 inch, राइट, नंबर ऑफ पोर्टर्स ऑफ 20 dents per 54 inch। फॉर्मूला में डाल देते हैं 20 dents per number of porters of 20 dents per 54 inch. When you do this, you will get the constant. These are definitions. We are utilizing definitions here. Okay. So when you do this, what answer you will get? 0.370. 0.3, 4 डिजिट में बताने का कभी भी 703। वैसे मेट्रिक निकाल सकते हैं, मेट्रिक का निकाल के बताओ मुझे। अब उसमें आपको एक दिक्कत जाएगा, मेट्रिक 1 एंड मेट्रिक 2, मेट्रिक 1 लेने का कभी भी। मेट्रिक का क्या है, डेफिनेशन क्या है बताओ, वहां पे क्या दिखा है, क्या दिया है डेफिनेशन, मेट्रिक का डेफिनेशन क्या दिया है? नंबर ऑफ डेंट पर 1 सेंटीमीटर, राइट, नंबर ऑफ डेंट पर 1 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, वन बाय सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इंच से लेना पड़ेगा हम, क्योंकि कांस्टेंट निकालते समय यूनिट एक ही रखेंगे, इंच ही रखेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच इंच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच इंच, एक मीटर इक्वल टू 39.37 इंच। सेंटीमीटर मतलब 100 से ये करो उसको 0.3937 इंटू 100, 39.37 100 सॉरी 3937 0.3937 राइट, वही आता है 0.3937। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच, 0.3937 इंच। क्या आता है आंसर? 2.540. 2.54 राइट, 2.54।
आगे 0 है क्या? No, sir. Okay. 2.54. So metric constant is 2.54. Worsted constant is 0.3703. अब आपने कांस्टेंट निकाला. अगर कोई दूसरा रीड सिस्टम आता है तो भी कांस्टेंट ऐसे ही निकालना है, खाली आपको डेफिनेशन पता होना जरूरी है, डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है. विदाउट डेफिनेशन आप कांस्टेंट नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो अब आपके पास आंसर आएगा. इसका सेट दिया है 60 इनटू वर्स्टेड कांस्टेंट आपका आ गया 0.3703 डिवाइडेड बाय मेट्रिक काउंट. आप मेट्रिक कांस्टेंट आपका आ गया 2.54. So you will get the metric count. You will get the metric count. What metric count you will get? 8.740. 8.740. 8.740. Okay, this is right answer. Yes, 8.740. Or you can write 8.74. 8.74. अब इसका निकाल के बताओ मुझे. ड्यूसबेरी का कांस्टेंट निकाल के बताओ. ड्यूसबेरी रीड का कांस्टेंट निकाल के बताओ. अब इस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं. अब मैं रिपीटेशन लूंगा नहीं इसमें रिपीटेशन लूंगा नहीं. कौन सा भी रीड काउंट आ सकता है. अब आप कांस्टेंट निकालो और आप सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके. ड्यूसबेरी का कांस्टेंट निकाल के बताओ मुझे खाली. जस्ट आई वांट टू चेक वेदर यू आर एबल टू कैलकुलेट और नॉट. ड्यूसबेरी रीड का और ब्रैडफोर्ड का भी निकाल. ड्यूसबेरी 2 देता हूं मैं. ड्यूसबेरी सॉरी बेरी नहीं रहता हूँ, ड्यूसबरी रहता है. ड्यूसबरी एंड ब्रैडफोर्ड. इन दोनों का कांस्टेंट बताओ मुझे कितना. सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं स्टॉकफोर्ड. स्टॉकफोर्ड का भी बताओ. स्टॉकफोर्ड तो इंडिया में बहुत यूज होता है, इसका तो निकालने आना चाहिए. स्टॉकफोर्ड. ये तीनों को निकल के बताओ कांस्टेंट. एक मिनट निकालो, मैं थोड़ा सा फैन बंद कर देता हूँ. हाँ, ड्यूसबेरी का बताओ मुझे. आया ड्यूसबेरी का कांस्टेंट कितना आया? 0.540. ड्यूसबेरी का 0.504. 504. Yes. 4.0 sir. 5.40. एक बार ड्यूसबेरी चेक तो करो, थोड़ा सा गलत दिख रहा है मेरे Sir को. 0.540. ड्यूसबेरी नहीं, कैसे लिया आपने वो?
20/37. ड्यूसबरी का डेफिनेशन बताओ. आई थिंक यू आर आपने शायद डुंडी का निकाला है. सर 0.2111. राइट. ये गलत है आंसर. 0.2111 ना ये आता है ड्यूसबरी का, क्योंकि ड्यूसबरी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पोर्टर्स ऑफ 19 डेंट्स पर 90 इंच. Mm-hmm. Yes, sir. can see here Dewsbury number of porters of 19 dents per 90 inch. Bradford 0.55. 0.5. 555. Okay 0.555. and अपना स्टॉकपोर्ट का कितना आता है? 0.5. स्टॉकपोर्ट का आता है 0. सही है. और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, उसका निकाल के बताओ मुझे. देखेंगे. ब्रैडफोर्ड का रीड है 36, तो स्टॉकपोर्ट का निकालो. If Bradford read is 36, then what will be the Stockport read? अभी आपने ब्रैडफोर्ड का भी कांस्टेंट निकाला है, स्टॉकपोर्ट का भी निकाला है, इसलिए मैंने जानबूझ के एक एग्जांपल दिया है. निकाल के बताओ मुझे. स्टॉकपोर्ट रीड निकालना है, ब्रैडफोर्ड 36 है. $39.96. 39.96 म्हणजे 40. ओके 39.96 म्हणजे इट मीन्स 40 है ना. तो पिछला एग्जांपल में भी 8.76 आया था, तो 9 कर देने का उसको 40 आता है. बराबर है. कैसे आता है वो? स्टॉकपोर्ट रीड इज इक्वल टू ब्रैडफोर्ड रीड इनटू ब्रैडफोर्ड कांस्टेंट बाय स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट. तो ब्रैडफोर्ड रीड इज 36. ब्रैडफोर्ड कांस्टेंट कितना आया था आपका? ब्रैडफोर्ड कांस्टेंट कितना आया था? 0.555 आया था. 554. डिवाइडेड बाय स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट. स्टॉकपोर्ट 0.50. 0.5. When you do this, you will get the answer of 40. Stockport rate. ओके. और एक मेथड से आप काउंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर. यहाँ पे आपने कांस्टेंट यूज किया, अब कन्वर्जन फैक्टर का यूज करके भी आप निकाल सकते हो. तो कन्वर्जन फैक्टर एक्चुअली कैसे रहता है? एक्चुअली metric count, conversion factors for changing traditional read count to the metric count, right? So it is all about you have to change the traditional read count to the metric count, right? So based on this, conversion factors will help to calculate the read counts.
तो ये कन्वर्जन फैक्टर आए कहाँ से? एक टेबल है, ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स है। जैसे हमने कांस्टेंट निकाला, आप कांस्टेंट का भी एक टेबल बना दो, ऐसा निकाल के घर में निकाल सकते हो आप, हर एक का कांस्टेंट निकालने का, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कांस्टेंट का टेबल लिखो। तो निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि डेफिनेशन आपको खाली मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन मालूम है तो कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, कन्वर्जन फैक्टर भी निकाल सकते हो। कांस्टेंट निकालने की जरूरत है लेकिन, क्योंकि कांस्टेंट से ही कन्वर्जन फैक्टर निकलता है। तो कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट बाय जो भी कांस्टेंट रहेगा, बाय मेट्रिक कांस्टेंट। सो कौन सा भी रीड सिस्टम हो, उस रीड सिस्टम का कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट। तो ये मेट्रिक कांस्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा फॉर्मूला में। और रीड सिस्टम कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, कभी ये रहेगा रैडक्लिफ रहेगा, कभी हडर्सफील्ड रहेगा, कभी अमेरिकन, कभी स्टॉकपोर्ट, कभी मैनचेस्टर, कभी होमफिट, जो भी रहेगा ये चेंज होता रहेगा। तो इनके कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे, ये सेम रहेगा। तो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉकपोर्ट को, लेंगे क्या? स्टॉकपोर्ट को, हाँ चलो स्टॉकपोर्ट को ही ले लेते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकलेगा? स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट, क्या रहेगा फॉर्मूला? स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट, ये फॉर्मूला रहेगा। तो स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट कितना है? आपने अभी भी निकाला है, आई थिंक। स्टॉकपोर्ट कांस्टेंट कितना है? 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय मेट्रिक कांस्टेंट कितना है? मेट्रिक भी निकाला है आपने? 2.5 0.27 हाँ 2.5 2.5 ये करोगे तो कितना आंसर आता है? जीरो पॉइंट 1968 1968 मतलब 197, 0.197 आ गया क्या यहाँ पे? 0.197, ठीक है। वैसे और भी एक ले लेते हैं, ब्रैडफोर्ड का ले लो। यहाँ पे कुछ तो क्रॉस दिखा है, तो उसको ही ले लेते हैं। क्या है पता नहीं किसने किया है, गलत भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। ब्रैडफोर्ड का कितना आता है बताओ? ब्रैडफोर्ड कांस्टेंट डिवाइड बाय 2.54। ब्रैडफोर्ड कांस्टेंट कितना निकाला था आपने? 0.555 डिवाइड बाय मेट्रिक कांस्टेंट 2.54। ये तो बदलेगा नहीं, कितना आता है? कन्वर्जन फैक्टर कितना आता है? 0.2187 0.2187 187 भी चलता है। 8 को 9 करना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं। ठीक है, कोई करता है कोई नहीं करता है, अपनी अपनी सोच रही थी वो। 0.2187, तो ये ब्रैडफोर्ड का है। ये गलत क्यों किया है मुझे पता नहीं, बट ये सही है 0.218। ओके ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जेंस निकालने हैं, इस तरीके से आपको कन्वर्जन फैक्टर्स निकालने हैं। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे? फॉर्मूला वही यूज करना है जो पिछले टाइम हमने यूज किया था। कैसे निकालेंगे? जो भी रहेगा, क्या बताया था फॉर्मूला आपको मैंने? काउंट ऑफ रीड बी इज इक्वल टू काउंट ऑफ
रीड ए इंटू, अब यहाँ पे लिखा था कांस्टेंट फॉर ए, तो यहाँ पे आएगा कन्वर्जन फैक्टर फॉर ए, बस उतना ही फर्क है। कन्वर्जन फैक्टर फॉर ए डिवाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर फॉर बी, रीड बी। तो यहाँ पे रीड बी अननोन है, सो नॉन रीड इंटू कन्वर्जन फैक्टर फॉर नॉन रीड डिवाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर फॉर अननोन रीड। So I will take one example so that you can able to understand this. So write down the example. Convert 30 Stockport read. Convert 30 is, sorry, convert 30 is Stockport read convert 30 Stockport read into Blackburn read, into Blackburn convert 30 Stockport read into Blackburn read। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ब्लैकबर्न रीड अननोन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ब्लैकबर्न रीड इज इक्वल टू, नॉन रीड कौन सा है? स्टॉकपोर्ट रीड, स्टॉकपोर्ट रीड इनटू स्टॉकपोर्ट रीड कन्वर्जन फैक्टर टू दी, आप ऐसा लिखो कन्वर्जन फैक्टर फॉर स्टॉकपोर्ट रीड टू दी कन्वर्जन फैक्टर फॉर ब्लैकबर्न रीड। सो ब्लैकबर्न रीड conversion factor. So you do this and tell me the answer. आपको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, स्टॉकपोर्ट का था अभी अभी आपने निकाला था, खाली आपको ब्लैकबर्न का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैकबर्न का शायद ये नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैकबर्न का ये, आप बाद में बाकी का देख के लिखो। नहीं तो ये काम करो, ब्लैकबर्न को निकाल ही दो, यहाँ पे है नहीं वो। अगर एग्जाम में आता है तो मैं आपको कांस्टेंट बता देता हूँ ब्लैकबर्न का। ब्लैकबर्न का कांस्टेंट है 0.175। ब्लैकबर्न का कांस्टेंट है 0.175, सॉरी कन्वर्जन है 0.175। So you just convert it into the Worsted. Convert it into the Worsted. So Worsted read is equal to Stockport read into Stockport read by Worsted read conversion factor. अभी लेक्चर मेरा खत्म होने को आया है और मुझे कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड लेक्चर है अभी थर्ड ईयर का, तो ब्लैकबर्न का हम बाद में देखते हैं। नहीं तो इसका कन्वर्जन फैक्टर ध्यान में रखो 175, 0.175। इसको कन्वर्ट करो वर्स्टेड के लिए, तो जल्दी से बताओ कि मुझे फिर से थर्ड ईयर का लेना है अभी, जल्दी बताओ। स्टॉकपोर्ट रीड है 30। स्टॉकपोर्ट रीड का कन्वर्जन फैक्टर क्या बताया था? स्टॉकपोर्ट रीड का 0.197। वर्स्टेड का कितना आया कन्वर्जन फैक्टर? वर्स्टेड का कितना आया कन्वर्जन फैक्टर? 0.146। राइट, 0.146। So 40.47। इट विल बी 40.47। 40.47 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। यस। सो वर्स्टेड रीड
is 40s, right? When stock quote read is 30s, that time Bassett read will be 40s. Okay, so in this way we have to solve this example, right? So remaining examples we will see in the next lecture. So here today we will stop.